नमस्कार। आप सभी का एडुसेट नेटवर्क में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कई लेक्चर्स में हमने डायबिटीज़ और बीपी से रिलेटेड समस्या को लिया था। आज हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेंगे, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि अरोड़ा, जो कि MKW हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं ऑप्स एंड गायने की। तो आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी लाभदायक होगा और आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कोशिश करेंगे। वेलकम यू मैम। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बांझपन पर, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे समाज में। बांझपन कब कहते हैं? बांझपन तब कहते हैं जब रेगुलर 1 साल आपस में हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहने के बावजूद भी वे कंसीव नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को हम बांझपन या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि आपस में उनका संबंध ठीक से नहीं बन पाता हो, या फिर उन्हें पता ही ना हो कि महीने के कौन से दिनों में हमें आपस में संबंध बनाने चाहिए जिससे कि हम कंसीव कर सकें। और इसके अलावा आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में कहीं जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, या सपोज वेजाइना में अगर सेप्टम है, या फिर यूट्रस में झिल्ली में कुछ प्रॉब्लम है बनने में, या फिर अंडे बनते नहीं हैं या बनने के साथ बढ़ते नहीं हैं और बढ़ने के बावजूद भी वो फट नहीं पाते हैं। या फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप मेल पार्टनर में ही प्रॉब्लम हो कि उनके शुक्राणु जो हैं या स्पर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम हो, या फिर उनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, या फिर उनके जो सीमन है उनका pH ठीक ना हो, जिसकी वजह से वो अलाइव ही ना रह पाते हों। तो इन चीज़ों को, इन कारणों को ढूंढने के लिए हमें जांचों की आवश्यकता पड़ती है। पहले हस्बैंड और वाइफ आपस में आकर एक बार काउंसलिंग के लिए आना पड़ता है उन्हें। फिर काउंसिल करके ये देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। फिर उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से डेज हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनमें हमारा आपस में मिलना ज़रूरी है कि ताकि हम पेशेंट कंसीव कर सकें। अगर आपकी 28 दिन की जो हमारी माहवारी की साइकिल होती है, उसे हम 28 दिन की साइकिल लेते हैं। एक 28 दिन की साइकिल में 14वें दिन हम इस बात को मानते हैं कि हमारा अंडा फटता है। तो अगर किसी की माहवारी छोटी है या किसी की माहवारी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि कौन से डेज हमारे शुरू हो रहे हैं, कहाँ से हमारी फर्टिलिटी पीरियड शुरू हो रहा है। जैसे कि अगर आपके साइकिल लंबी है, 10 दिन लंबी है या 5 दिन लंबी है, सपोज 35 दिन की साइकिल है, तो जब भी आपकी मेंसेस आएगी नेक्स्ट, उसके 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा। इसके लिए हम एक मेंस्ट्रुअल चार्ट बनाते हैं, जिसमें हम इन चीज़ों को मार्क कर लेते हैं, इन डेज को मार्क कर लेते हैं, और फिर बताते हैं कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका फर्टिलिटी पीरियड है और आप इन दिनों मिलेंगे तो आप कंसीव ज़रूर करेंगे। अगर इतने पे भी कंसीव नहीं करते हैं तो फिर जांचें करानी पड़ती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में ये देखेंगे कि अंडाणु पूरे तरीके से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, फट पा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर फट पा रहे हैं कि नहीं फट पा रहे हैं। इसकी भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें ये भी पता चलेगा कि कहीं किसी लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कि हमारे जो स्पर्म्स हैं वो अंडाणु के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक वो आपस में नहीं मिलेंगे तब तक कंसीव नहीं हो सकता है। या फिर ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं, उसके लिए एक अलग इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको हम HSG बोलते हैं, जिसको महीने के 7वें-8वें दिन पे कराया जाता है। इसमें डाई डाल के एक्सरे लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो ट्यूब है वो किस लेवल पे हमारी ब्लॉक है, क्योंकि अगर ट्यूब ब्लॉक है तो फिर कंसीव करना एक नेचुरल वे में बहुत मुश्किल होता है। जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उनको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जहाँ पर सारे लेवल्स ठीक आ रहे हैं, ट्यूब्स भी ब्लॉक नहीं है, झिल्ली भी ठीक बन रही है, अंडा भी ठीक बन रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इन केसेस में हम लोग IUI करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि IUI उन केसेस में भी किया जाता है जिनमें मेल्स के जो स्पर्म्स हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, या उनका नंबर अप टू द मार्क नहीं है कि वो कंसीव कर सके आगे। तो उसमें हम मेल का जो सीमन होता है उसको लेके हम प्रिपरेशन के लिए भेज देते हैं। प्रिपरेशन के बाद जब वो आता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड वे में आता है। उसमें स्पर्म्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और उसको अगर हम डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर पेशेंट के कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उनमें हम IUI करके इस चीज़ को हटा सकते हैं और आगे कंसीव करने के लिए रास्ते खोल सकते हैं।
और अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ट्यूब्स कितनी ब्लॉक हैं और कौन से लेवल पे ब्लॉक हैं। अगर माइनर ब्लॉकेज है तो उसको हम लेप्रोस्कोपिकली ठीक कर सकते हैं। अगर झिल्ली ठीक नहीं बन रही है तो उसके लिए हम मेडिसिन चला सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें अंडे बहुत सारे एक साथ बनते हैं, बढ़ते हैं लेकिन फट नहीं पाते हैं। तो उसमें हम उस लेवल पे जब अंडे फट नहीं पाते हैं और ग्रो करके पूरे हो जाते हैं तो उसमें हम इंजेक्शन लगा के उनको रप्चर करवाते हैं ताकि वो फट के आए और वो कंसीव कर सकें। जिनमें सेप्टम वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे यूट्रस में सेप्टम है या फिर वेजाइना में सेप्टम है, उनमें हम हिस्ट्रोस्कोपिकली उनको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। जिनमें रसौली की प्रॉब्लम होती है, जैसे यूट्रस में अगर रसौली बनी हुई है बच्चेदानी के मुंह के आसपास कि वो स्पर्म्स को आगे नहीं जाने देती, या फिर अगर पेशेंट कंसीव करता है तो वो बार बार अबॉर्ट कर जाता है, तो उनमें हम रसौली को निकाल देते हैं। और इसी तरीके से कोई भी आगे एनाटॉमिकल प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको हम ट्रीट करते हैं। कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं ये देखने के लिए कि उनका लेवल बैलेंस में है कि नहीं है। अगर वो डिसबैलेंस्ड है या बैलेंस में नहीं है तो उसके लिए मेडिसिन चलाई जाती हैं जिनसे वो बैलेंस में आ जाता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर के पास आकर काउंसलिंग करवा कर आप अपना आगे का ट्रीटमेंट लेके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैम ये तो थी वेजिनल लाइक इनफर्टिलिटी की बात। मैम अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइक 12 इयर्स तक वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो कि आजकल एक नाम दिया गया है, तो ये कहाँ तक ये मतलब इसकी कोशिश रहेगी, अच्छी रहेगी या जो भी है? टेस्ट ट्यूब बेबी की कोशिश बहुत अच्छी है और आजकल ये बहुत सफल भी है। मैंने बताया ऐसे केसेस में जिनमें ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं उनमें नेचुरली कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हम लोग दवाइयाँ देके अंडों को मैच्योर करते हैं और उनको एक सिरिंज के जरिए बाहर निकाल लेते हैं और मीडिया में मेल्स के स्पर्म लेके उनका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, जिसे आप टेस्ट ट्यूब में बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब में बेसिकली डिश में एक फर्टिलाइज करा के उनको, और जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको वापस बच्चेदानी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, इसी चीज को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं कि आउटसाइड द बॉडी हमने उसको फर्टिलाइज करवाया और जैसे एम्ब्रियो बनता है उसको हम वापस यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। मैम क्या इसकी कोई एज लिमिट भी होती है? जैसे अगर कोई लेडी 35 या 36 क्रॉस कर 35-36 ईयर्स की लेडीज में ये चीज आराम से हो सकती है। जो मीनोपॉजल लेडीज होती हैं या जिनका महीना बंद होने वाला है, इसके लिए पहले एक जांचें कराई जाती हैं ये देखने के लिए कि जो लेडी है उसके अंदर आगे अंडे बचे भी हैं या नहीं बचे हैं। जैसे अगर 45 साल की या 50 साल की लेडी हमारे पास आती है जिसके सारे अंडे खत्म हो चुके हो तो उनमें ये नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनका महीना तो बंद हो चुका होता है लेकिन उनके अंदर अंडे अभी बाकी होते हैं। किसी कारणवश महीना बंद हो गया होता है या नहीं आ रहा होता, लेकिन वो हार्मोनली अंदर से एक्टिव होती है और उनका अंडा बचा होता है, तो उनमें हम उनके ही एग से कर सकते हैं। और जिनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनके अंडे नहीं बचे, उनके लिए हम डोनर एग्स ले लेते हैं। किसी और से एग लेके और हम फर्टिलाइज करा के उनके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हार्मोनल सपोर्ट देके ग्रो करवाया जा सकता है। जी मैम, ये इंडिया में कितना सक्सेसफुल है या है भी या नहीं भी? नहीं, इंडिया में ये बहुत सक्सेसफुल है और आगे इसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं अब तो। मैम ऐसा कोई लाइक एग्जांपल जिससे कि हमारे जो ऑडियंस है वो भी जान सके? जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में है जी मैम, और कालरा हॉस्पिटल में है। इसके अगले बहुत सारे सेंटर्स भी खुल गए हैं इनफर्टिलिटी के। इवन एम्स में भी होता है जहाँ पे खर्चा भी बहुत कम है और आप इसको आराम से करा सकते हैं। मैम जैसे कि आपने कहा बांझपन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये तो फिर भी सक्सेसफुल है, बट अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें वहाँ पे क्या कोई एक महिला ऐसे उठ के मतलब अलाउ करेगी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है इसके टेस्ट ट्यूब बेबीज़ पर? नहीं, सोसाइटी का कोई, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि नॉर्मल बेबीज़ होते हैं जी। तो उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये टेस्ट ट्यूब है या ये क्या है। और दूसरी बात, वो आपके अपने ही अंडों से और आपके अपने ही स्पर्म्स से बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई कोई केस में ऐसा होता है जिनके आप सपोज आपके अंडे जैसे मैंने बताया था कि ख़त्म हो गए हैं या वो इस लायक नहीं है कि उनको हम कि वो आगे ग्रो कर सके, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो अबॉर्ट हो जाते हैं या वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो हम डोनर एग्स लेते हैं। लेकिन उनका लीगल जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर पूरा होता है और उसमें बच्चे आराम से सोशली एक्सेप्टेबल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये तो
हमने बात की इनफर्टिलिटी की। अगर हम बात करें लाइक सिजेरियन बेबीज़ जो कि नॉर्मल बेबी कहलाते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा ब्रीच हुआ हो, आप जैसे कि जानते ही होंगे, ब्रीच बच्चा होने के बाद अगर वो लेडी मतलब उसके जो नॉर्मल जो साइकिल चल रही है वो इरेगुलर हो, तो उसके लिए वो क्या करें? साइकिल्स जो एबनॉर्मल होती है उसका ब्रीच या सिफेलिक से कोई मतलब नहीं होता है। Okay. सिजेरियन के बाद से कोई सिजेरियन हो, कोई डिलीवरी हो, कोई अबॉर्शन हो या फिर किसी चीज़ के लिए डीएनसी या सफाई करवाई गई हो, इन केसेस के बाद में जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है कई बार, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी और आफ्टर अबॉर्शन हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जी। जिसके लिए हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे सीरम प्रोलैक्टिन है या सीरम एफएसएच, सीरम एलएच है, ये देखने के लिए कि कोई सीरम, इवन थायराइड आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ टेस्ट है जिन टेस्ट को कराकर हम देखते हैं कि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं होने चाहिए, और अगर इनमें एबनॉर्मेलिटी आती है तो पहले हम उनको ठीक करेंगे। इनको ठीक करने के साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो जाती है। ओके मैम, यही अगर मैं क्वेश्चन किसी और वे में पूछूं, लाइक अगर इसमें सिजेरियन के बाद मोटापा आ जाए तो? मोटापे के लिए तो देखिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, लो फैट डाइट लेनी चाहिए, अपना वर्कआउट प्रॉपरली रोज़ सुबह शाम टहलना चाहिए एटलीस्ट 20 मिनट्स, ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। टहलने से मतलब सिर्फ सिंपल टहलना नहीं है, ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए 20 मिनट की सुबह, 20 मिनट की शाम को। थोड़ी पेट की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। जी, मैं इस चर्चा को कंटिन्यू करूंगी। एक कॉल आई है राजस्थान से, हम उस कॉल को लेते हैं। जी नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते सर जी। जी नमस्ते, अपना प्रश्न पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, 5 वर्ष हो गए अभी मेरे सर जी। जी अपना टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए। तो बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए आपने बताया वो 28 दिन के बाद में 14 दिन, वो 28 दिन शुरू से वो स्टार्ट होता है, उससे बाद में 14 दिन बता रहे हैं आप, और हमारा मिलना बस वो कई दिन से होता है सर जी। जी एक बार अपना प्रश्न फिर से पूछिए। हो गए और अभी हम क्या करें ये बता दीजिए सर। जी मेरे ख्याल से इनका प्रश्न है इनफर्टिलिटी के ऊपर ही, बच्चा नहीं हो रहा है, वो इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो शादी को कितना समय हुआ है? जी मेरे ख्याल से हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी 28 दिन का साइकिल, मेरे ख्याल से उन्होंने बोला कि पूरा हो जाता है, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा, तो इस पर क्या? 28 दिन का साइकिल जैसे पूरा हो जाता है तो इनको ये मान के चलना चाहिए कि उसके 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है, ओवम रप्चर होता है। तो अगर हम ये मान के चले आगे, अगर इस महीने इस दिन आया है, जैसे अगर हम ये मान लें कि इस महीने 1 तारीख को हमारा मेंसेस आया है, तो अगले इसी महीने की 28 तारीख को वो दोबारा आएगा जी, है ना। तो उसमें 14 बीच में 14 तारीख के आसपास उसका ओव्यूलेशन होगा। तो उस पॉइंट को मानकर उससे 4 डेज पहले और 4 डेज बाद के पीरियड, ये करीब 1 हफ्ता 7-8 दिन बनते हैं। ये 8 दिन जो होते हैं इनको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। इस दौरान अगर वो कंसीव करेंगे तो डेफिनेटली कंसीव करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम किसी लेवल पे नहीं है तो। ओके जी मैम, प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन को ज़्यादा हो जाती, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण अंदर से कुछ सारी प्रेगनेंसीज में हाइपरटेंशन नहीं होता, सिर्फ कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिनमें हाइपरटेंशन कॉमन होता है, और यूजुअली ये पहले बच्चे में होता है या फिर उन लेडीज़ में होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है या फिर 30 साल से ज़्यादा होती है, जिन्हें हम एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा या फिर अर्ली प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि जो खून की नलियाँ हैं जो कि दौरा पहुँचाती हैं माँ के खून से बच्चे के खून को, जो दौरा पहुंचाती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है हाइपरटेंशन में। इनमें कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रीट होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को कम करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े, लेकिन इनमें ऐसी चीज़ों का अभाव होता है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बढ़ जाता है। ये आगे दौरे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और माँ से जो ब्लड बच्चे में जाता है उसको पूरी तरीके से जाने नहीं देती है।
जिससे बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है और बच्चे IUGR जिसे हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं उसमें चला जाता है। इसके लिए बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है, लेकिन ये जिनमें होना है उनमें होता ही है जी। जिनमें होना है उनमें होता ही है। इसको सिर्फ हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं सॉरी, इन्हें हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसे समाप्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ पहली प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आगे भी होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ओके मैम, अभी भी लाइक हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी, मॉडर्न टाइम्स में भी, जो अभी भी वो प्रथा चल रही है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बिस्तर से उठना ही नहीं है एंड वॉकिंग करने नहीं जाना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। तो क्या ये किस हद तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिक ही है, उसको एक बीमारी की तरह हमें नहीं लेना है। उसमें हमें ये शुरू के 3 महीने जो होते हैं ये थोड़े से एहतियात वाले होते हैं, जिसमें आपको भारी काम नहीं करना है, भारी वजन नहीं उठाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है अपने ऊपर। 8 घंटा कम से कम रात में और 2 घंटा कम से कम दिन में आराम करना है आपको। लेकिन ये नहीं है कि आप इसके लिए कि बिस्तर पे ही पड़े रहना है या कोई काम नहीं करना। हाँ, शुरू के 3 महीने में वॉमिटिंग्स बहुत होती हैं, चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है और वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील करता है उठने में। ये प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा ओवरकम करके थोड़ा बहुत टहलना भी चाहिए, थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल बिस्तर पे ही रहना चाहिए। जी। जैसे कि आज हम गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं अब प्रेगनेंसी से हटके थोड़ा जनरल क्वेश्चंस में आऊँगी कि जैसे कि कुछ लड़कियों के, जैसे जब वो टीन एज में होती हैं, तो जब उनके मेंस्ट्रुअल मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उनको 7 डेज़ लगातार होते रहते हैं। तो क्या ये सही है या कुछ प्रॉब्लम है? जब एक लड़की की मेंसेस स्टार्ट होती है, जिसको हम मिनार्की बोलते हैं, तो उस टाइम पे हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे बैलेंस एकदम से नहीं होते। इट विल टेक 2 years। 2 साल उन्हें बैलेंस होने में लगते हैं कि वो रेगुलर मेंसेस के तौर पर आने लगे। मतलब किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 1 साल लगता है। इसलिए शुरू में हो सकता है कि कुछ एक को 7 डेज तक हो, कुछ एक को इवन 15 डेज तक भी होता है, और कुछ एक को 1-2 दिन होके रुक जाता है और फिर 2 महीने बाद आता है या 3 महीने बाद आता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये धीरे धीरे करके साल 1.5 साल में अपने आप ठीक हो जाता है। ओके मैम, कुछ गर्ल्स या कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि पेनफुल पीरियड्स के दौरान दवाइयाँ लेती हैं, कुछ एलोपैथी, कुछ होम्योपैथी। तो क्या ये दवाइयाँ लेना सही है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन भी यही इसी से रिलेटेड है कि पेनफुल पीरियड्स का आखिरकार कारण क्या हो सकता है? पेनफुल पीरियड्स के लिए दवाइयाँ आप किसी हद तक ले सकते हैं, उसके लिए कुछ ऐसा अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है जी। आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक हो, इवन वो भी ले सकते हैं। और पेनफुल पीरियड्स क्यों होते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे शुरुआती दौर में जब ब्लीडिंग होती है तो अंदर क्लॉट्स बनते हैं। क्लॉट्स को निकालने के लिए यूट्रस बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट कई बार पेन फील करता है। या फिर किसी की ऑस बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जिससे क्लॉट्स निकलने में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी पेशेंट पेन फील कर सकता है। या फिर कई बार कंजेस्टिव पेनफुल पीरियड भी बोलते हैं उसको, कि ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि मेंसेस के टाइम पे थोड़ा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी पेन होता है। मैम, इसके कोई रेमेडीज लाइक नेचुरल होम रेमेडीज? या आप सिकाई कर सकते हैं, थोड़ी सी गरम चीज़ें खा सकते हैं, गरम लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा आराम पड़ता है। बाकी आप इसके लिए दवाई ले सकते हैं उन्हीं दिनों के लिए, जो 2-3 दिन शुरू के दिन हैं जिनमें दर्द होता है, उनके लिए आप उसके लिए दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। ओके मैम, कैंसर्स के बारे में पूछना चाहूँगी, लाइक ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवरियन कैंसर। मैम, कितना हद तक खतरनाक है और इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, इनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आ गए हैं, सब टीवी पे भी और सब जगह ये बताया जाता है कि आप अपना एग्जामिनेशन खुद करिए कि कोई भी गिल्टी जैसी चीज़ फील हो रही है, या फिर ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर ब्रेस्ट में कोई घाव हो गया है जो भर ही नहीं रहा है, बहुत लंबे समय से आप उसका इलाज ले रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं भर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में जांचों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ओवेरियन कैंसर के लिए ओवेरियन कैंसर बहुत लेट डिटेक्ट होता है, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता है कि ये कब डेवलप हो गया। तो जिनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम है, या पेशेंट जो 35 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उन्हें अपनी रेगुलर
गायनेकोलॉजिस्ट को रेगुलर दिखाना चाहिए, ताकि वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम के ज़रिए ये टाइम से पहले ही पता लगा सके कि अगर आगे कुछ ऐसा डेवलप होने वाला है तो उसको वहीं पे हम स्टॉप कर सकें। जी मैम, एक और क्वेश्चन है, लाइक जो जेड गुडी थी उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ था। आई होप कि आपको पता होगा, बिग ब्रदर की कंटेस्टेंट। सर्वाइकल कैंसर से आई थिंक मैम इस क्वेश्चन को मैं लूँगी। एक क्वेश्चन आया नई दिल्ली से, प्लीज़ एक्सप्लेन सरोगेट मदरहुड। सरोगेट मदरहुड इज़ द थिंग कि जब आपके पास अपना अंडा भी है जी आपके पास अपने स्पर्म्स भी हैं, जी लेकिन आपके बच्चेदानी में या यूट्रस में इतनी ताकत नहीं है कि वो होल्ड कर सके जी और उसको वो ग्रो अप करके 9 मंथ तक ले जा सके और आगे डिलीवरी करा सके। तो ऐसे केसेस में हम लोग फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं और उसका ट्रांसफ़र किसी ऐसी यूट्रस में कर देते हैं जो उसको होल्ड कर सकता हो। जी मतलब जैसे आपका अंडा हो गया, आपके हस्बैंड का स्पर्म हो गया, लेकिन उसको फर्टिलाइजेशन हमने बाहर कराया, लेकिन उसको हमने किसी तीसरे लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया। इसको सरोगेट मदरहुड बोलते हैं। अच्छा मैम, उसी को मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू रखना चाहूँगी कि जेड गुडी जो कि बिग ब्रदर की कंटेस्टेंट रही है, हो सकता है कि कई एरियाज़ में उस कैंसर के बारे में किसी को पता भी ना हो, बट उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ था। तो मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें कि सर्वाइकल कैंसर के क्या क्या कारण हैं और कैसे हो सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ये बहुत कॉमन है, अर्ली मैरिजेस में बहुत कॉमन है, जिनमें बहुत जल्दी और बहुत कम अंतर पे बच्चे होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है, या फिर जो हाइजीनिकली बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं रहते हैं उनमें ये बहुत कॉमन है, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनमें ये कॉमन है, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइटस बहुत ज़्यादा है तो उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब 35 इयर्स एज के ऊपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल गए हैं जिन्हें हम पैप स्मीयर बोलते हैं। 35 इयर्स की एज के ऊपर जो भी लेडी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाए वो ज़रूर कहे कि हमें पैप स्मीयर करवाना है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कोई भी चेंजेस जो कि आगे कैंसर का रूप ना ले, क्योंकि कैंसर एकदम से नहीं होता, उसकी भी स्टेजेस होती हैं। तो वो स्टेजेस हम पहले ही डिटेक्ट कर ले। हर साल पैप स्मीयर कराया जाता है जब तक कि वो 3 पैप स्मीयर निगेटिव नहीं आते आगे। तो ये पैप स्मीयर रेगुलरली इंटरवल पे होने चाहिए और हर एक को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की कि मुझे जाके ये चीज़ करानी है, ताकि हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर सकें और आगे उसका इलाज कर सकें। जी मेरा अगला प्रश्न होगा कि जो वेजिनल डिस्चार्ज होता है आमतौर में सभी महिलाओं को होता है, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, मतलब क्या कारण है और क्यों होता है। और ज़्यादातर ये मैंने देखा है कि काफ़ी जो क्वेश्चंस मैंने अभी रिसर्च किया वो ये था कि ड्यूरिंग मेंसेस ये 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाते हैं वेजिनल डिस्चार्ज, तो उसका क्या कारण है। देखिए, वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है और एबनॉर्मल भी होता है। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जब आपके ओव्यूलेशन का टाइम आता है या जब अंडा फटता है तो उस टाइम आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये फैसिलिटेशन के लिए होता है ताकि आगे कंसीव कर सकें। तो ये डिस्चार्ज कॉमन होता है। लेकिन वो वेजाइनल डिस्चार्ज जो अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो या जिसका कलर चेंज हो, जैसे लाइट ग्रीन कलर का हो या फिर बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो या जिसमें मलाई की तरह छिलके हो, इस तरह का डिस्चार्ज अनकॉमन होता है। और इस डिस्चार्ज का मतलब है कि आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन है। जैसे वाइट कलर के डिस्चार्ज में हम कैंडिडा इन्फेक्शन बोलते हैं, जो ग्रीनिश वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है उसको हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस बोलते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर स्लाइड बनाकर उसकी जांच कराकर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हाइजीन बहुत ज़्यादा प्रॉपर मेंटेन करनी होती है। और अगर आप जिनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, क्रॉनिकली ये प्रॉब्लम रहती है, वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें और जहाँ तक हो सके कॉन्डोम का यूज़ किया करें। ओके मैम, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मॉर्निंग सिकनेस आपने जैसे बताया था, तो आमतौर में क्या ये जनरल महिलाओं को भी हो सकता है, कॉमन महिला को भी हो सकता है? मॉर्निंग सिकनेस तो प्रेगनेंसी में ही होता है। जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, मे बी वो डिटेक्टेबल हो, मे बी नॉट डिटेक्टेबल हो, लेकिन इसमें पेशेंट सुबह उठते ही वॉमिटिंग की कंप्लेंट करेगा, उसको चक्कर आएंगे, उससे उठा नहीं जाएगा बेड से, और उठेगा तो उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आएगी। इसको हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, जो कि शुरू के प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में बहुत कॉमन है और यूजुअली हर लेडीज़ को होती है। मैम, ब्रेस्ट कैंसर की बात की थी हमने। एक पेशेंट है एक्चुअली, उसके मैम राइट हैंड साइड में जो ब्रेस्ट है उसमें गांठ है, बट शी लाइक
गोज़ टू डॉक्टर कि उन्होंने बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? लाइक आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो, या इसके बारे में कुछ बताएं। ब्रेस्ट कैंसर, अगर कोई गिल्टी आपकी ब्रेस्ट में डेवलप हो जाती है जी। तो उसको जांच कराना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैमोग्राफी भी है और एक FNAC टेस्ट हम बोलते हैं, फाइन निडल एस्पिरेशन टेस्ट, जिसमें हम निडल डाल के सेल्स निकाल लेते हैं अंदर से और उसकी जांच करते हैं। बट मैम वो पेनफुल नहीं है और डॉक्टर ने बोला इट्स ओके। हाँ, पेनफुल नहीं है। हाँ। उनकी एज, इस एज पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी है, और दूसरा कि वो कितनी दिनों में कितनी ग्रो कर रही है। अगर वो बहुत जल्दी ग्रो करके बड़ी हो रही है तो इट विल बी बेटर कि उसे निकलवा लिया जाए। लेकिन अगर उसकी ग्रोथ बहुत ही कम है या नेग्लिजिबल है तो उसको हम रख भी, मतलब उसको अगर हम सर्जरी ना भी कराएं तो भी चलेगा। जी मैम, एक कॉल है उत्तर प्रदेश से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो हेलो। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ हेलो मैम। हेलो। हाँ मेरी आंटी है मैम, उनकी शादी 9 साल हो गई है, उनके बच्चे नहीं है मैम। उनकी उम्र कितनी है? जी उनके बच्चे नहीं है। उनकी उम्र कितनी है? उनका पीरियड आता है। जी मैम, उनका पीरियड आता है 1-2 महीने पे कभी कभी। हेलो। हेलो। हाँ जी, उनकी उम्र हेलो मैम, कितनी है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी उम्र कितनी है? 28 वर्ष मैम। 28 वर्ष। अच्छा। हेलो, और उनकी दूसरी शादी है। ओके। हेलो। हाँ जी हाँ उनकी दूसरी शादी है। ठीक है। 28 वर्षीय हैं, उनकी दूसरी शादी है, 9 महीने में मेंसेस आते हैं और कोई बच्चा नहीं है। 9 महीने में, 2 महीने में। 2 महीने में, या इसके लिए जो उनके मेंसेस 2 महीने पे आ रहे हैं उसके लिए उन्हें उनके हार्मोनल टेस्ट कराने पड़ेंगे और एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा लोअर एब्डोमेन का, ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक बार प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगी तो फिर ऐसा नहीं कि वो कंसीव नहीं कर सकती। अगर उनके ट्यूब्स ओपन हैं, उनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस नॉर्मल बनती है, उनके अंडे अल्ट्रासाउंड से देखने पे पूरे बनते हैं, प्रॉपरली अपने टाइम पे फटते हैं, तो डेफिनेटली वो कंसीव कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनके हार्मोन्स टेस्ट एक बार कराने पड़ेंगे। जी ओके मैम, हम बात कर रहे थे मॉर्निंग सिकनेस की, आई थिंक, तो ब्रेस्ट कैंसर की। यस मैम, तो मैम उसके क्या क्या आप कारण बता रहे थे? ब्रेस्ट कैंसर पे मैं बता रही थी कि आपने बताया था कि उनको गिल्टी है और उनकी कंसल्टेंट ने बोला है कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी एज पे हुआ है, कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है। अगर वो बहुत छोटा है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, सडन ग्रोथ नहीं है और पेनफुल भी नहीं है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। मैम आगे कोई प्रॉब्लम? आगे 6 मंथली FNAC करानी पड़ेगी उनको, ये देखने के लिए कि कहीं आगे कुछ और डेवलप ना हो जाए। ओके मैम, हम मेंसेस की ही बात कर रहे हैं, जैसे कि मेनोपॉज, जो कि एक आम प्रॉब्लम है सभी महिलाओं की, तो मैम कितनी एज में होती है और कौन सी एज एक्चुअली नॉर्मल है? मेनोपॉज हम तब बोलते हैं जब 1 साल तक मेंसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, 1 साल तक आपको कोई मेंसेस नहीं आता, तब हम बोलते हैं कि पेशेंट को मेनोपॉज हो गया है। तो अगर पेशेंट को मेनोपॉज हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपके अंदर जो एग्स थे वो खत्म हो चुके हैं। अब एग्स आगे नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से आगे कोई हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे और मेंसेस नहीं आएगी। तो मेनोपॉज तब हम इस चीज़ को बोलते हैं। मेनोपॉज में जो ओवरीज होती है वो काम करना ऑलमोस्ट बंद कर देती हैं, उसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं बनते हैं। तो उसमें बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस होगा, पेशेंट को बहुत गर्मी लगेगी, कुछ वेट गेन कर जाएगा पेशेंट, या फिर हाथों और पैरों में नमनेस की कंप्लेंट करेगा। तो इनके लिए पेशेंट को थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सोयाबीन की वड़ियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें फाइटोइस्ट्रोजन होता है और कुछ आइसोफ्लेवॉन्स के कैप्सूल आते हैं, जिसको हम टाइमली अगर स्टार्ट कर दें और 1-2 महीने रेगुलर लेके फिर छोड़ के फिर रेगुलर लेते रहें, तो ये इन सिम्टम से थोड़ा छुटकारा पाया जा सकता है। मैम इसकी नॉर्मल एज क्या हो? इसकी नॉर्मल एज, जिस एज पे भी आपके अंडे बनने खत्म हो जाते हैं, ये उस एज पे होता है। इसकी मीन एज जो आजकल चल रही है वो 45 से 50 के बीच में चल रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये 45 के बाद हो ही जाना चाहिए या 45 से पहले नहीं हो सकता। ये 40 साल के बाद कभी भी हो सकता है, 40 से 55 साल की उम्र के बीच में कभी भी हो सकता है। ओके
ओके मैम, इस दौरान कभी कभी क्या होता है कि 1 साल या 2 साल के गैप में भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो क्या दैट इज नॉर्मल? नहीं, उसके लिए अगर 1 साल पूरा ब्लीडिंग नहीं हुआ और उसके बाद कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो ये डेफिनेटली एक इमरजेंसी इंडिकेशन है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, चेकअप कराएं और कंसल्टेशन लें। जी मैम, क्या ब्लीडिंग लाइक हैवी फ्लो हो या जो भी हो दैट इज़ नॉर्मल, मतलब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है उस टाइम पे? नहीं, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। 1 साल की मेनोपॉज के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो चाहे वो इवन स्पॉटिंग ही क्यों ना हो, नॉट हैवी फ्लो या बहुत कम फ्लो, थोड़ा सा भी। एक प्रश्न लेंगे उत्तर प्रदेश से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैम, मेरी जो वो आंटी हैं जिनके बारे में वार्ता हो रही थी आपसे, जी मैडम उनका ये है कि प्रेग्नेंट जो होती, मतलब प्रेग्नेंट कभी नहीं हुई है, उनकी शादी के 9 वर्ष हो गया है और जैसे पीरियड भी उनका सही से नहीं आता है, कभी 2 महीने में आता है, कभी 3 महीने में, कभी महीने पे सही भी आता है। तो उनके लिए जैसे कि मैंने बताया था कि उन्हें हार्मोन टेस्ट कराने पड़ेंगे अपने, और कुछ जांचें होंगी जैसे अल्ट्रासाउंड की जांच, ट्यूब की जांच, उनके हस्बैंड के पानी की जांच होगी। अगर ये जांचें सब नॉर्मल आती हैं तो फिर वो डेफिनेटली कंसीव कर सकती हैं, लेकिन हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस स्टेज पर और कहाँ पर है। जी चलिए हम उसी बात पर कंटिन्यू रखते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट मेनोपॉज, तो क्या इसके हमने बात की कारण और इसके एज की। मैम वो ब्लीडिंग की मैं बात कर रही थी कि लाइक अगर 1 साल में हैवी फ्लो हो रहा हो तो डॉक्टर से जांच करवानी ज़रूरी है। हाँ ओके मैम, यही अगर लाइक किसी लड़की को ब्रेस्ट, मैम मैंने एक देखा है कई बार कि एक, चलिए एक कॉल आई है राजस्थान से। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो हेलो। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ मैडम। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो नमस्ते मैडम। नमस्ते। पर्सन ये मैडम, शादी को हमारे 3 साल हो गई। हाँ बोलिए। और मैडम जो वाइफ के जो MC है वो टाइम पीरियड आ जाता है और बच्चा मैडम 2-2.5 महीने के बाद फ्लैटेड हो जाता है मैडम। की आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। अपना प्रश्न एक बार दोबारा पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, एक बार फिर से अपना प्रश्न पूछिए। पर्सन ये है मैडम, शादी को 3 साल हो गए और पर्सन ये है शादी 3 साल हो गए और 2.5 और 1.5 महीने के बाद में बच्चा गिर जाता है मैडम, MC आ जाती है मैडम उसमें। बच्चा गिर जाता है, फ्रीक्वेंटली बच्चा गिर जाता है। शादी को 1.5 साल हो चुके हैं। कितने महीने के बच्चे गिर जाते हैं? 2.5 या 3 महीने के बाद। जिनमें बार बार बच्चे गिरने की प्रॉब्लम होती है उन पे ये देखना पड़ता है कि बच्चे कितने दिन के कितने महीने पे अबॉर्ट हो रहे हैं। अगर 3 महीने से ऊपर के, जो कि यूजुअली 12 हफ्ते से ऊपर के बच्चे अगर गिरते हैं तो इसका मतलब होता है कि बच्चेदानी होल्ड नहीं कर पा रही है, उसकी सर्विक्स में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 3 महीने से पहले के बच्चे गिर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिजीजेज बनती है या फिर इन्फेक्शन, जिन्हें हम टॉर्च बोलते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन, उसके लिए जांचें कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन नहीं जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इनकी इन्फेक्शन की जांचें होंगी आगे ये देखने के लिए कि इनकी सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए जांच होगी, और इनमें से जो भी कारण होगा उसको ठीक करके फिर आगे कंसीव कर सकते हैं और आगे ये ग्रो कर सकते हैं बच्चे टाइम में। मैम अबॉर्शन की बात चली रही है, तो क्या मैम कुछ लेडीज़ होती हैं जो कि बहुत जल्दी कंसीव कर लेती हैं, उनके लिए कितना हद तक सही है कि वो अबॉर्शन पिल्स खाएं या नहीं खानी चाहिए? अबॉर्शन पिल वैसे तो जहाँ तक हो सकता है कि अगर पहला बच्चा है या दूसरा तो उनको अवॉइड ही करना चाहिए जी। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आपको नहीं चाहिए डेफिनेटली तो यू शुड प्लान कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है और हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो जाता है तो दीज अबॉर्शन पिल्स आर यूजुअली सेफ फॉर 1 or 2 टाइम, बट इसको आप रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते कि आप हर बार कुछ यूज़ नहीं करते, हर बार कंसीव होता है और आप हर बार इसको अबॉर्ट कर देते हैं। इससे फिर आगे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपको। ओके, तो मैम हैबिचुअल अबॉर्शन जो एक टर्म दी गई है वो किस के लिए काम है? हैबिचुअल अबॉर्शन रिकरेंट अबॉर्शन को ही दी गई है। ओके। जो बार बार जिनके बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, पूरे 9 मंथ तक ग्रो नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो अबॉर्ट हो जाते हैं, उसी को हैबिचुअल अबॉर्शन बोला गया है।
ओके मैम, जैसे मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर आपको मेंसेस इस डेट तक नहीं चाहिए तो आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, तो क्या ये खानी सही रहेगी कि? देखिए, वंस अ वाइल तो ये चल जाता है, लेकिन इसको अगर आप रेगुलर डेली यूज़ के लिए, जैसे हर महीने आप इसको यूज़ करने लगे हैं कुछ, तो वो हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं जो आगे जाके आपको नुकसान करती हैं। तो इससे एंडोमेट्रियल थिकनेस की प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ जाती है और वो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में कहीं कन्वर्ट हो जाती है। तो इनको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए मैम, या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लें उसे। ओके मैम, कुछ जैसे कि कुछ गर्ल्स होती हैं जो कि घबराती हैं डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, तो और पेन को सहते रहें, तो कितना हद तक सही है? क्या उसको सहना ठीक है या फिर पिल्स खा लें? नहीं, आप पिल्स खा सकते हैं। उन पिल्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो हार्मोनल हो और आपको आगे नुकसान करें जी। तो पेन के लिए जो पिल्स खाई जाती है उसको आप डेली हर मंथली यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान की बात नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि पिल्स नहीं खानी है, ये मेंसेस पूरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पिल्स खा लेते हैं और पेन चला जाता है तो इट विल बी गुड। ओके मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे मेनोपॉज की, मेनोपॉज में मैम और क्या क्या सिम्टम्स हैं जो कि एक आम महिला अपने जान सकती है कि उनको अब ये शुरू हो चुका है? हाँ, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि चिड़चिड़ापन आएगा, हाथों और पैरों में नमनेस रहेगी, हॉट फ्लैशेस, एकदम गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा, वज़न भी थोड़ा बढ़ सकता है उनका, तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं करती है जी। तो ये सब चीज़ें आ जाती है मेनोपॉज के टाइम पर जी। तो इसको अगर डाइटरी, जैसे कि मैंने बताया था कि सोयाबीन की बढ़िया उबाल कर डेली उसको खाएं, या फिर कैप्सूल्स आते हैं आइसोफ्लेवोन्स के कैप्सूल्स, उसको अगर आप वो रेगुलरली खाएं तो इससे कुछ हद तक उनके सिम्टम्स में आराम होगा। जी। मेनोपॉज ना केवल एक समस्या है, साथ में क्या समाधान भी कह सकते हैं? मेनोपॉज तो एक फिजियोलॉजिकल इवेंट है जो होना ही होना है डेफिनेटली, क्योंकि अगर मेंसेस स्टार्ट हुई है तो वो स्टॉप तो होगी। तो इसको हम समस्या नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इससे कुछ हद तक अपनी डाइटरी हैबिट से और अपने वर्कआउट से या अपना ध्यान बांट के इससे बचा जा सकता है। जी मैम, क्या इसमें फिजिकल कांटेक्ट होना सही है? आप फिजिकल कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी एक प्रश्न आया है। हाँ जी, पुणे से। जी, वेलकम टू एडुसेट नेटवर्क, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। निकाल संपर्क टूट गया है। जी, हम बात कर रहे थे मेनोपॉज पर। आप मेनोपॉज हो गया। एनीथिंग एल्स मैम, कोई प्रॉब्लम जैसे कि एक आम लड़की नहीं समझ पाती है उसको क्या है, तो लाइक अगर गायनोकोलॉजिस्ट के पास आने में उसको प्रॉब्लम हो, तो मैं ये चाह रही थी लाइक जो आम महिलाएं हैं वो घर बैठे ही अपना कुछ रेमेडीज़ ढूंढ लें, कुछ इस तरीके से, जैसे कि मेनोपॉज और मेंसेस, इस दौरान जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड। मेंस्ट्रुअल पेन के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आप थोड़ी गर्म चीज़ें खा सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, या सिकाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आप बॉटल में गर्म पानी भर के हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं उससे, और पेन किलर से आराम पड़ सकता है आपको। थोड़ी सी एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आराम रहेगा। और मेनोपॉज के लिए जैसे मैंने बताया कि सोयाबीन की बढ़िया है, फाइटो एस्ट्रोजन जिनमें भी जिन चीज़ों में होता है, सोया से रिलेटेड जो भी है, जैसे आप सोया का आटा अपने आटे में मिक्स कर लीजिए, या फिर सोयाबीन की बढ़िया आती हैं, या चूरा आता है, अगर इसको आप रेगुलरली अपने खाने में यूज़ करना शुरू कर दीजिए, और कुछ आइसोफ्लेवोन्स के कैप्सूल्स आते हैं, इसको अगर आप रेगुलरली लेना शुरू कर दीजिए तो आपके सिम्टम्स में कुछ हद तक आराम पड़ेगा। ओके मैम, सर्जरी जैसे कि आजकल चल रही है, तो ब्रेस्ट सर्जरी कराना कितना सही है? ये ब्रेस्ट सर्जरी अगर कैंसर डिटेक्ट होता है डेफिनेटली, तब तो सर्जरी उसका ऑप्शन है। बट मैम कुछ गर्ल्स होती हैं जो कि जैसे मॉडलिंग करियर में या करियर बनाने के लिए कुछ भी, मैं तो फिर उसके साथ तो रिकंस्ट्रक्शन भी आजकल आ गया है सर्जरी, क्योंकि सर्जरी ज़रूरी है। एक बार सर्जरी करा के फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो चुका है डेफिनेटली, तो फिर सर्जरी तो मस्ट है। सर्जरी मस्ट है। ओके मैम, अगर एंडोमेट्रियोसिस की बात करें, उसका क्या ट्रीटमेंट है और क्या सिम्टम्स हैं? एंडोमेट्रियोसिस इस तरह की बीमारी होती है जैसे अगर आप नॉर्मली मेंस्ट्रुएट करते हैं और आपकी ब्लीडिंग सेल्स बाहर आती हैं, ब्लड बाहर आता है, एंडोमेट्रियोसिस में वो आपके ट्यूब्स के थ्रू अंदर चला जाता है
और वहाँ जाकर जो टिश्यू जितने भी होते हैं उस पे वो चिपक के वहीं पर वही की वास्कुलैरिटी लेके ग्रो करने लगता है। इस चीज़ को हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो जैसे जैसे हर महीने आपको मेंसेस आएगी उतनी ही वो अंदर ब्लीड करेगी और हर मेंसेस में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओके। और वो उतना ही ज़्यादा डीपली पकड़ता जाएगा, टिश्यू को बहुत हार्डली उससे पकड़ता जाएगा। तो इसके लिए जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है उनको आगे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको डिस्मेनोरिया भी बहुत रहता है, उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की तरह के सिम्टम्स आते हैं कि वो आपस में कांटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो हिल भी नहीं सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन बहुत रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंडोमेट्रियोसिस के लिए आपको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करा के और उसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी है, और इसका इलाज भी लंबा चलेगा। इसमें हम मेडिकल एमिनोरिया क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपकी मेंसेस 3 से 6 महीने तक के लिए बंद हो जाएगी, ताकि जितनी भी मेंस्ट्रुअल टिश्यू जो है वो आपका नेक्रोज्ड होके वहीं पर ख़त्म हो जाए। तो मैम क्या इसकी जांच करना आसान है? मतलब आम लड़की को कैसे पता चलेगा कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है? नहीं, अगर आपको जी मैं इस प्रश्न को दोबारा लूँगी। एक कॉल है दिल्ली से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते मैडम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। अच्छा। और मेरी बीवी ने 3 बार कंसीव किया है, लेकिन हर बार 2 या 3 महीने पे जाके बच्चा गिर जाता है। इसका क्या कारण है? 2 या 3 महीने पे बच्चा गिर जाता है, इसके लिए आपको जांचें करानी पड़ेगी। जहां तक होता है मोस्टली इसका कारण इन्फेक्शन होता है। हाँ जी। मोस्टली इसका कारण इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। नहीं, हम तो गए थे, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बोला था कि कराइए जांच। उन्होंने कुछ इन्फेक्शन तो कुछ निकला नहीं, लेकिन 3 बार बच्चा गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जांचें, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं जिसके लिए जांचें करानी पड़ेगी, जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। इनकी जांचें करा करके जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आगे कंसीव करने के लिए प्लान कर सकते हैं। जी एक और कॉल है महाराष्ट्र से। हेलो। हेलो। हेलो मैडम। नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूँ कि हेलो हेलो। हेलो मैडम, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे को ओवुलेशन होता है जो 14 दिन में होता है, तो 14 दिन के उसके बाद भी होता है क्या? ओव्यूलेशन 14 दिन में होता है क्या? उसके बाद भी ओव्यूलेशन हो सकता है? ओव्यूलेशन आपकी डेट से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। जो भी आपकी डेट आगे आने वाली होगी उससे 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होगा। उसके आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, नहीं तो इससे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है इसमें। जी हम चर्चा कर रहे थे एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर। मैं ये पूछ रही थी कि क्या घर बैठे भी कोई लड़की या कोई महिला अपने बारे में एंडोमेट्रियोसिस अगर उनको है, नहीं, तो अगर उनको मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है या चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, तो फिर डेफिनेटली उसको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज एंडोमेट्रियोसिस का एज सच कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है कि किसी को ये हो कि मुझे ये सिम्टम हो रहा है तो मुझे एंडोमेट्रियोसिस है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको हमें सर्च करना पड़ेगा कि ये एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका आपको ट्रीटमेंट शुरू से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की के तौर पे आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आगे आपको फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये बीमारी आगे बढ़ जाती है तो फिर आगे कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। जी तो क्या इसका इलाज संभव है? इलाज संभव है इसका। मैं जान सकती हूँ कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स में हम मतलब कोई लड़की जा सकती है? नहीं, हॉस्पिटल्स, किसी भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस के लिए। एंडोमेट्रियोसिस के लिए जितनी भी प्रॉब्लम, अगर जितने भी लीजन्स जो बन गए हैं उनको हम लैप्रोस्कोपिकली निकाल देते हैं और आगे मेडिकल ट्रीटमेंट चलाते हैं ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े और एज अर्ली एज पॉसिबल पेशेंट को कंसीव करने के लिए। जी एक कॉल लेते हैं बिहार से। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। 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 जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। सर बिहार बोल रहे हैं। हेलो। 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 मैडम बिहार बोल रहे हैं।
हाँ जी, बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरा एक प्रश्न है। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न है, जो मेरा दोस्त है, सर मेरा एक दोस्त है, सर जी। 3 साल हो गए उसकी शादी करते, कोई बच्चे उच्चे नहीं हुए। जी, अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हेलो। उसका शादी के भी तब 3 साल हो गए, ठीक ना, अभी तक कोई बच्चे उच्चे नहीं हुए। शादी को कितने साल हो गए हैं? 3 साल हो गए हैं। आपकी वाइफ की क्या उम्र है? 3 साल। 3। शादी को 3 साल हो गए लेकिन वो बच्चा नहीं है। 24 एज है उनकी वाइफ की। जी, धन्यवाद। इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी आती है, ये सब तो देखना पड़ेगा। जी, फिर भी अगर कुछ, जैसे कि मैंने बताया कि फर्टाइल पीरियड जो होता है कि वो हमारी डेट से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है जी। उसको हम मार्क कर लेते हैं। उसके 4 दिन पहले और 4 दिन बाद के पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, जिसमें आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है। जी। तो अगर ये अपनी मेंस्ट्रुअल चार्ट बना ले और उसके अकॉर्डिंग अपना फर्टिलिटी पीरियड ये मार्क कर ले और उस दौरान अगर ये संबंध बनाए और कम से कम साल भर इस चीज़ को देखें कि कंसीव करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी पेयर की अवेयरनेस बहुत है। जी। एक बार ये इससे अवेयर हो जाएंगे तो हो सकता है ये खुद ही कंसीव कर जाए, और नहीं तो आगे इनको फिर आगे अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जहाँ इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जांचें होंगी, ताकि पता लगाया जा सके कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है, ताकि उसे ट्रीट कर सकें। जी, हम बात कर रहे थे। जी, एक छत्तीसगढ़ से कॉल आई है। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। मैडम नमस्कार। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। जैसा कि आपने बताया कि मेनोपॉज के बाद में, हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, ये आपको सोयाबीन से बनी चीजें लेनी चाहिए, उसका आटा है, बढ़िया है। तो हाँ, लेकिन क्या है, मुझको थायराइड है और डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आप सोयाबीन से बनी हुई चीजें ना लें। बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं लेनी है, थोड़ी, जैसे 4-5 बढ़िया रोज़ की आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा आपको। थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो कि आपके डॉक्टर ने जैसा बताया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते उस चीज़ को। जी, एक और कॉल आई है महाराष्ट्र से। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो। हेलो। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो। जी देखिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। मेरे जो शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन जो अभी हाँ, लेकिन अंडे ही नहीं बनते। मतलब अभी दवाई चालू की है तो अंडे बनते हैं, लेकिन फूटते ही नहीं है। हेलो, आप अपना प्लीज और इंजेक्शन वगैरह दिए फोड़ने के लिए तो गांठ बन जाती है। शादी को 4 साल हो गए हैं, गांठ। हेलो। तो इसके लिए क्या करें? जी, अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराइए। हेलो। जी, एक बार फिर से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, देखिए, अंडे से मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं जी, लेकिन मेरी जो अभी तक अंडे हैं, लेकिन फूटते ही नहीं है। दवाई वगैरह की है ना, तो अंडे बनना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन फूटते ही नहीं है, और इंजेक्शन दिए तो गांठ बन जाती है। अच्छा। जी, धन्यवाद। इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनके अंडे नहीं फूटते हैं। इंजेक्शन भी लगाती हैं तो गांठ बन जाती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इनको अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें ऐसे केसेस में एग यूजुअली बेकार होता है, जो आगे उससे आगे कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है जी। और ये आगे डोनर एग्स लेने पड़ेंगे। डोनर एग्स? या डोनर एग्स लेने तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी, एक कॉल है दिल्ली से। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो।
हेलो, 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 हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जी लगता है संपर्क टूट। हेलो, एक दूसरी कॉल है बिहार से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हेलो, मुझे लगता है इनसे ही संपर्क टूट गया है। कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो लास्ट कॉल आई थी हम उन्होंने पूछा था कि ओवुलेशन नहीं होती है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इससे में एक्स डोनर ले लें या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए डोनर एक्स से टेस्ट ट्यूब बेबी से ही कंसीव कर सकते हैं। जी जी, एक दिल्ली से कॉल आई है। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ जी जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं ये मालूम करना चाह रहा था, 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी मेरी डॉटर इन लॉ को। हाँ जी बोलिए। हीमोग्लोबिन कम चल रहा है उसका। उसके लिए आपको आयरन इन्फ्यूजन आजकल आता है। कितने मंथ की प्रेगनेंसी, 6 मंथ की प्रेगनेंसी है तो उसके लिए कितना हीमोग्लोबिन है, माइल्ड अनीमिया है, मॉडरेट अनीमिया है या फिर सीवियर अनीमिया है, हमें ये देखना पड़ेगा। और अगर माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर अनीमिया है तो उसके लिए हमें आयरन इन्फ्यूजन चलाते हैं हम, वो चलाना पड़ेगा जिससे बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाएगा और उनका अनीमिया एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अनीमिया किस कारण से है इसके लिए हमें देखने के लिए जांचें करानी पड़ेंगी ताकि हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप ट्रीट कर सकें। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी ट्रीटमेंट है उसके लिए जो भी बीमारी है आपकी, उसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अवेयर होंगे तो आगे उसका सही राह पे सही इलाज पकड़ पाएंगे। और मैं आपको रुकना चाहूँगी। मध्य प्रदेश से कॉल आई है। हेलो 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 मैडम। हेलो, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैडम। हेलो नमस्ते। मेरा प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। मेरा प्रश्न है कि मुझे वाल में प्रॉब्लम थी। मेरा ऑपरेट भी कर दिया है उन्होंने वाल, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है। मैं 13 साल। हेलो, आपको किस चीज की प्रॉब्लम थी? हेलो जी लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। मैंने देखा है कि आमतौर में हर महिला को जो कि 40 से 45 साल के बीच में है, उनको मीनोपॉज की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मीनोपॉज की प्रॉब्लम तो मेंसेस स्टॉप होने के बाद ही होती है और मीनोपॉज की प्रॉब्लम आपके मेंसेस स्टॉप होने से 2-3 साल पहले ही शुरू हो जाती है। जी एक और कॉल आई है बिहार से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो 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 जी अपना प्रश्न पूछिए। मैडम बिहार से बोल रहे हैं। ये बिहार से बोल रहे हैं, गुंजन बोल रहे हैं जी। जी बोलिए। हेलो हेलो जी बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। बोले कि जब मेरा एक दोस्त है सर, मेरा दोस्त है। हाँ जी बोलिए। शादी का 3 साल हो गया है, ठीक ना। अभी तक कोई मतलब बच्चे उच्चे नहीं हुए हैं। शादी को कितने साल हो चुके हैं? 3 साल।
और उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल? उनकी उम्र कितनी है उनकी वाइफ की? हेलो? 24। कोई और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है उनको मेंसेस की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की? प्रॉब्लम तो पता नहीं लग रहा है। हेलो जी, क्या उपाय बताएं? आवाज नहीं आ रही है। जी, आखिर क्या कारण हो सकता है? हेलो जी, अपना प्रश्न एक बार फिर से पूछिए। मेरे एक दोस्त है जी, मेरे एक दोस्त है बिहार में, मुझे 20 साल हो गए जी, ठीक है ना। आपने कहीं जांच करवाई है? नहीं करवाए हैं। जांच नहीं करवाई है? जांच नहीं करवाए थे। अगर उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और रेगुलर वो एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें जांचें करानी पड़ेगी ये देखने के लिए कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है। कहीं ट्यूब तो ब्लॉक नहीं है, या फिर एंडोमेट्रियल जो झिल्ली हमारी बच्चेदानी की झिल्ली है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से बन पाती है या नहीं बन पाती, इस लायक है कि वो कंसीव किए हुए बच्चे को पकड़ सके या नहीं पकड़ सके। तो इसके लिए जांचें करा के, अल्ट्रासाउंड कराकर एक लोअर एब्डोमेन का, आगे तब उससे स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। जी, एक और कॉलर है हमारे मध्य प्रदेश से। हेलो 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 हाँ सर, मैडम मैं मध्य प्रदेश सिवनी से बोल रहा था। हाँ जी, बोलिए। मेरी मिसेज का एक वाल चौक था। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मेरी मिसेज का एक वाल चौक था। 2 साल पहले मैंने उस पर्ती में एंजियोग्राफी कराया था। अच्छा। और उसके बाद अभी चेकअप कराया तो नॉर्मल रिपोर्ट आई है। तो ऐसे समय में क्या प्रेगनेंसी लेना उचित रहेगा? नहीं, इसके लिए देखना पड़ेगा कि आपके वॉल्व में आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है और आगे कितनी वॉल्व में कितनी ताकत है आपकी कि वो कंसीव प्रेगनेंसी के बोझ को झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है। जी, मतलब कि वो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि वो प्रेगनेंसी अफोर्ड कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। ये आपको कार्डियोलॉजिस्ट बेटर बताएंगे। उन्होंने लेकिन एंजियोग्राफी कराई थी। एंजियोग्राफी कराई थी, उसमें बाकी सब ठीक आया है, लेकिन कंसीव कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। और प्रेगनेंसी में जो ओवरलोडेड हो जाता है, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, उसको हार्ट झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, ये उनको कार्डियोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। जी, एक और कॉलर है हमारे हरियाणा से। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क पर। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। शादी को 3 साल हो गए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो मैडम, शादी को 3 साल हो गए जी। बच्चा हमारा मैडम गिर जाता है। कितने महीने का होके गिर जाता है? और मैडम हमने टॉर्च टेस्ट भी करवाया। हेलो हाँ, मैडम। हाँ हाँ, कितने महीने का बच्चा होके गिर जाता है? जी मैडम, 2.5 महीने के आसपास, 2.5 महीने के आसपास। अच्छा, ठीक है। तो मैडम वो क्या टॉर्च टेस्ट कराने के बाद जो ट्रीटमेंट चलेगा क्या क्यूरेबल होगा? हाँ जी, बोलिए। जी, अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। मैडम ये जो टॉर्च टेस्ट करवाया है इसका ट्रीटमेंट अब लेंगे। हमने अभी टॉर्च टेस्ट करवाया है, क्या मैडम ये ठीक हो जाएगा, क्यूरेबल है? हाँ, टॉर्च टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्यूरेबल है। उसका ट्रीटमेंट लेके आप आगे कंसीव कर सकते हैं।
जी मैम, ये टॉर्च टेस्ट होता क्या है एक्चुअली? टॉर्च में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे टॉर्च टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, रूबेला इन्फेक्शन, साइटोमेगेलो इन्फेक्शन और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। तो इसमें ये सारे इन्फेक्शन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को आगे ग्रो नहीं करने देते जी। तो यूजुअली ये रिकरेंट अबॉर्शन कॉज करते हैं, या फिर अगर बच्चा अबॉर्शन नहीं होता है तो बच्चे में बहुत सारी कंजेनाइटल एनॉमलीज डेवलप हो जाती है, जैसे हार्ट की या फिर क्रेनियल एनॉमलीज डेवलप हो जाती है, जिससे आगे बच्चे का ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, एक और कॉलर है मध्य प्रदेश से। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैडम जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरी मिसेज का एक वाल चौक था, उसकी मैंने 2 साल पहले एंजियोग्राफी कराई है। अभी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, फिर से चेकअप करवाया। तो ऐसे समय में क्या प्रेगनेंसी लेना ठीक है कि नहीं? मैंने आपका फोन शायद पहले भी आया था। आप इस चीज़ के लिए अपने कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट कर लें कि उनका हार्ट प्रेगनेंसी का ओवरलोड लेने के लिए रेडी है, ले सकता है या नहीं ले सकता है। अगर वो इस चीज़ के लिए यस कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो सकती है। जी, अगर फिर भी हम टॉर्च टेस्ट पर चर्चा कर रहे थे। आप जी क्या बता रहे थे? टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में मैं आपको बता रही थी कि इसमें 3-4 ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई होता है। एक और कॉलर है मध्य प्रदेश से। हेलो हेलो, लगता है संपर्क टूट गया है। जी आप हेलो हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हाँ हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, एक्चुअली मैम थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम शुक्राणु नील हमारे में होते हैं। हेलो हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, जैसे शुक्राणु नील जांच कराने पे शुक्राणु नील आ रहे हैं, तो मैम इसके लिए कोई उपाय बताएंगे? शुक्राणु की जांच करवा रहे हैं? शुक्राणु नील आ रहे हैं मैम। नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आपको डोनर सीमन यूज करना पड़ेगा। आजकल स्पर्म बैंक्स में प्रिपेयर्ड सीमन्स अवेलेबल रहते हैं, डोनर सीमन्स, उसका यूज करके आपको आप कंसीव कर सकते हैं। जी मैम, जो हम बात कर रहे थे टॉर्च इन्फेक्शन की, तो मैम कंटिन्यू। टॉर्च इन्फेक्शन में 3-4 ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, साइटोमेगेलो वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और रूबेला वायरस। रूबेला तो यूजुअली हम लोग यही बोलते हैं कि आप इसके लिए वैक्सीनेशन ले लीजिए। प्यूबर्टल एज की जो गर्ल्स होती हैं 13 ईयर्स से ऊपर, उनका रूबेला वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे ये टॉर्च इन्फेक्शन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो रूबेला तो पॉजिटिव आता है यूजुअली। आप अगर टॉर्च का रिपोर्ट कराएंगे तो उसमें रूबेला पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसका इमीडिएट एक्यूट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी टॉक्सोप्लाज्मा है या फिर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है या फिर साइटोमेगेलो वायरस है, तो अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे रिकरेंट अबॉर्शंस होते रहेंगे। जी मैम, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी। क्या प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी बीमारी अगर किसी भी महिला का हो तो क्या संभव है कि उसके बच्चे पर भी असर होगा? डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है उसकी, क्योंकि मेडिकली अगर कोई बीमारी है तो वो डायरेक्टली बच्चे को चाहे अफेक्ट करे या ना करे, लेकिन अगर वो मैटरनल हेल्थ को इफेक्ट करेगी तो वो इनडायरेक्टली बच्चे की ग्रोथ को डेफिनेटली इफेक्ट करेगी और बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी। मैम, इसका कोई उपाय हो सकता है? जैसे कि अगर किसी को थायराइड हो या डायबिटीज, अगर जैसे थायराइड है तो अगर आप मैटरनल थायराइड डिटेक्ट होता है तो थायराइड का ट्रीटमेंट अगर वो रेगुलर रूप से लेती हैं तो उनके बच्चे में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो थायराइड का ट्रीटमेंट रेगुलर रूप से नहीं लेंगी तो आगे बच्चे में अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, या फिर बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी पैदा हो सकता है। जी, तो मैम किसी कारणवश अगर बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, जैसे कि आफ्टर 6 मंथ्स और 3 मंथ्स, तो
और रेगुलर बेस जैसे हर प्रेगनेंसी में होता है, तो इसका क्या उपचार हो इसका सकता है? कारण, इसका मोस्ट प्रोबेबली कारण यही होता है कि जो सर्विक्स है, जिसको बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं हम जी, लोग, इसी बात को इसका चर्चा कंटिन्यू करूंगी। एक कॉलर लेते हैं मध्य प्रदेश से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क पर। हेलो जी, हेलो अपना मैडम। प्रश्न पूछिए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है, मेरी मैरिज को 13 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक बच्चे नहीं हैं। तो आपने अपनी और अपने पति की जांचें कराई हैं? यस। उन जांचों में कुछ बताया है? हाँ, आपको? जांच हो गई है मुझे, मेरी भी और मेरे पति की भी। उनमें कुछ प्रॉब्लम आई है? नो, वो नॉर्मल है रिपोर्ट पूरी। सीमन की रिपोर्ट्स या फिर आपकी रिपोर्ट्स? या सीवन काउंट भी ठीक है और मेरे भी रिपोर्ट ठीक है, लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। तो आपने IUI कराया है, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम मेल्स का जो सीमन होता है उसको प्रिपेयर करके सीधे बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। आपने अभी तक ये चीज कराई है? हेलो? नो, ये नहीं हो पाया है। ये नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए ट्राई कीजिए। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में IUI से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यस। कौन सा टेस्ट मैम? टेस्ट इसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हस्बैंड के पानी को हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। यस। जी धन्यवाद। मैम क्या 13 था साल जिसका 2 साल पहले एंजियोग्राफी हुआ है। अरे कौन? हेलो जी, हेलो मैम, जैसे कि इनका केस था कि 13 साल हो गए अभी बच्चा नहीं हुआ, तो क्या संभव है कि लाइक शादी को अगर 24-25 साल भी हो जाए, जैसे कि अभी पिछले शायद लास्ट ईयर की बात है, एक लेडी जो कि 50 अराउंड थी और उनके एक बेबी हुआ था, तो क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप डोनर एग्स लेने पड़ेंगे, अगर आपका मीनोपॉज हो गया है तो इसका मतलब आपके अंदर एग्स खत्म हो गए हैं, लेकिन अगर आप डोनर एग्स ले लेते हैं और उसका फर्टिलाइजेशन बाहर करा लेते हैं तो आप उसको फीमेल की बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। उसके लिए फिर उम्र की कोई बॉन्डेज नहीं है। कोई बॉन्डेज नहीं है। अगर यही मैम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछूं, लाइक यूट्रस इन्फेक्शन क्या होता है मैम, और वो कितना खतरनाक हो सकता है? एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जिसे बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, जो अनहाइजीनिक कॉइटस से डेवलप हो जाती है। इसमें अंदर एक क्वेश्चन आया दिल्ली से। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम, प्रश्न ये है कि 7 हो गए 3 साल और मैडम 2 बार हो गया, बच्चा 2 बार गिर गया और 2 बार मैडम, तो मैडम दूसरा टाइम में हमारे पास उसका जो फेटस भी है मैडम, जो हमने पैक करके रख रखा है, क्या वो उसकी जांच कराना जरूरी क्या मैडम? जी अपना प्रश्न को फिर से दोहराइए। बच्चा गिर जाता है बार बार। जी मैडम, प्रश्न ये है कि शादी को 3 साल हो गए जी और उसमें मैडम सेकंड टाइम में बच्चा जब गिरा तो 2 बार गिर गया मैडम। सेकंड टाइम में गिरा जो उसमें जो भ्रूण है वो हमने पैक करके रख रखा है मैडम। हमारे जो लोकल जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि आप गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से उनकी जांच करवाइए। तो क्या मैम ये संभव है क्या? इससे प्रॉब्लम का हल हो जाएगा क्या? हाँ, अगर दूसरी बार गिर गया है तो ऐसा नहीं है कि आप आगे कंसीव नहीं करेंगे या वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। डेफिनेटली
कारण अगर मिलेगा तो उसका इलाज भी संभव है और आगे कंटिन्यूएशन भी संभव है। डेफिनेटली कंसीव करेंगे और आगे उसको 9 मंथ तक कंटिन्यू भी करेंगे। जी, एक्स डोनर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है जी। अंत में नहीं, एक और कॉलर आए हैं पुणे से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो। हेलो जी, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। जी हाँ, हेलो, सुने आ रहा है आपको? हाँ हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हमारी लड़की है। हाँ हेलो जी जी हेलो, हमारी लड़की है, उसको 3 साल शादी को हो गए। तो हमारी लड़की है, 3 साल शादी को हो गए, उसको औलाद नहीं है और उसका इलाज भी किए, बच्चे नहीं है अभी तक। शादी को 3 साल हो गए, तो अंडे नहीं बनते, अगर और अंडे बने तो फूटते ही नहीं, अंडे बने तो फूटते नहीं। इसका इलाज कुछ बोलिए आप। अंडे बनते हैं लेकिन फूटते नहीं। इनको मैंने पहले भी बताया था कि इसे अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें अंडे फूटते नहीं हैं। इसमें या तो हाई डोज देकर देखा जाता है कि वो फूटते हैं या नहीं फूटते। अगर हाई डोज से भी वो नहीं फूटते हैं तो इसका मतलब उनके एग्स बेकार हैं, जो कि आगे यूज नहीं हो सकते हैं। उसके लिए फिर उन्हें डोनर एग से ही एग लेना पड़ेगा। जी मैम, हर जगह देखा जाए पूरे उसमें यही प्रश्न बैठता है कि बच्चा नहीं है। मैम क्या सोसाइटी किस हद तक इस चीज़ को सही मानती है कि हम किसी डोनर एग से टेस्ट ट्यूब बेबी लाइक जो भी है हम वो कर लें, तो क्या सोसाइटी का इम्पैक्ट सही पड़ेगा कि नहीं? नहीं, डोनर एग से अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली वो आप ही के यूट्रस में ग्रो करता है जी। तो उसके अलावा आपके अलावा वो कोई नहीं जानता कि वो डोनर एग से है या वो आपके एग से है। उसे तो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दे दिया जाएगा जी। और डेफिनेटली ये सोशली एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लीगली भी इस चीज़ के लिए पूरे पेपर्स बनते हैं, उनमें पूरे साइन होते हैं कि इस पे सिर्फ उन्हीं माँ बाप का हक होगा जिनका वो बच्चा है। तो सोसाइटी का इम्पैक्ट लाइक अगर हम कहें रूरल एरियाज़ की बात करें जहाँ पे ये चीज़ें बहुत आम नहीं हैं। रूरल एरिया में तो अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि डोनर एग्स है या फिर डोनर स्पर्म्स तो है। हम इस डोनर एग्स को किसी ऐसे नाम दे, कोई ऐसा नाम दे दें जिससे कि वो पहचान सके कि हाँ हम जो कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं। जैसे कि रूरल एरियाज़ में होता है मैम, जो इस चीज़ को सही नहीं मानते हैं। जैसे कि अब आप जैसे गांव वाले एरिया में ले लें कि वहाँ पे कोई भांज का नाम दे दिया जाता है। अगर हम कोई इसी चैनल के अगर उनकी हम प्रॉपरली काउंसलिंग करेंगे और उनको समझाएंगे इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली वो लोग इस चीज़ को गलत नहीं कहेंगे कि डोनर एग से आगे कंसीव करना या आगे उसको लेना एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, कॉलर लेते हैं दिल्ली से। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो हाँ जी, ऐसा है कि मेरा पहले एक बेटा है, उसके बाद मेरे 3 अबॉर्शन हो गए। कितने महीने के? और तो डॉक्टर ने बताया, जब डायग्नोज हुआ तो उसमें हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस है यूट्रस में। क्या डायग्नोज हुआ था? हेलो। फिर उसकी मैं 1.25 साल से दवाई ले रही हूँ। अच्छा। हेलो, उसकी मैं 1.25 साल से दवाई ले रही हूँ। अच्छा। और अब मैंने फिर कंसीव किया है। हाँ। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी। और उसमें फिर अब आया कि बच्चा 4 वीक के बाद ग्रो नहीं करा और फिर मिस्ड अबॉर्शन है। मिस्ड अबॉर्शन जो होता है वो जेनेटिकली होता है, उसमें जीन्स में प्रॉब्लम होती है। क्या करें? उसमें ट्यूबरकुलोसिस से कोई रिलेशन नहीं होता है। मिस्ड अबॉर्शन होने का मतलब ये नहीं कि आप आगे कंसीव नहीं करेंगे या वो आगे बच्चा ग्रो नहीं करेगा। मिस्ड अबॉर्शन जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसमें जीन्स में प्रॉब्लम होती है और ये किसी को भी हो सकता है। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो इसलिए वो मिस्ड अबॉर्शन हुआ है। आई मीन कि यूट्रस में टीबी है। हाँ, यूट्रस में टीबी है तो, लेकिन अगर ये कंसीव कर गई है और मिस्ड अबॉर्शन हो गया है तो उस टीबी से वो रिलेटेड नहीं है। क्योंकि मिस्ड अबॉर्शन जो होता है
वो जेनेटिकली जीन्स में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो आगे जो बनी गांठ उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई या वो आगे ग्रो नहीं की। एक बार कार्डियक एक्टिविटी अगर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता तो कार्डियक एक्टिविटी आने के बाद में उनका अबॉर्शन होना चाहिए था। जी, एक कॉलर है हरियाणा से। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। अपना प्रश्न पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बोलिए। हेलो 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 हेलो। जी, अपना प्रश्न पूछिए। माय क्वेश्चन इज सच हाँ बोलिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। दैट इफ lady has conceived even then also we are having copulation with her, so what is the harm for that one? Please can you repeat your question? Hello, please ask your question again. Yes. If wife has conceived, okay, and without aware we are having copulation with her, yes, so what may be the harm? Yeah. Hello. Please ask your question again. Your wife has conceived. जी। हाँ, उसके बाद what is the problem? जनरल क्वेश्चन कि अगर वाइफ ने हेलो जी कंसीव कर लिया है बच्चे को जी, और उसके बाद हम उसके साथ संपर्क स्थापित करते हैं जी, संपर्क स्थापित करते हैं, हाँ, तो क्या वो बच्चे के लिए जो बच्चा वोम्ब में पल रहा है नहीं, उसके लिए कोई हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। जी, फिजिकल कांटेक्ट रखना सही है या नहीं? वैसे फिजिकल कांटेक्ट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जहां तक हो सके शुरू के 3 महीने में उसे अवॉइड करना चाहिए। शुरू के 3 महीने में, उसके बाद शुरू के 3 महीने में और लास्ट के 3 महीने में, ओके, जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते। जी, कॉलर है महाराष्ट्र से। जी, अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। हाँ, हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरी उम्र है 38 साल। पहले मेरे को एमसी के दौरान दर्द नहीं होता था पेट में। अब मेरे 2 बच्चे सीजर हुए हैं। मैं कापरटी लगाई थी प्रिपरेशन के लिए, फिर अभी मेरे को निकाली है मैंने कापरटी, लेकिन मेरे को दर्द होता है पेट में एमसी के दौरान। दर्द हो रहा है तो आप एक बार चेकअप करा लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई हो, जैसे कि हमने बताया कि अंदर इन्फेक्शन रह जाता है कई बार। तो अगर वो सूजन, जिसे बच्चेदानी में हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चेदानी में सूजन आ गई है, तो अगर ये सूजन की वजह से दर्द है तो आप सूजन का ट्रीटमेंट लेंगी तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। पहले नहीं होता था मैडम दर्द मेरे को। हाँ जी, पहले नहीं होता था दर्द, अभी हो रहा है। हाँ, ऐसा कॉपर टी के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन या सूजन अंदर रह जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट अगर आप ले लेंगे तो उसके बाद ये दर्द दोबारा नहीं होगा आपको। अच्छा हो जाएगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। ओके। जी मैम, कॉपर टी की बात अगर हुई है तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना गर्ल्स के लिए या महिलाओं के लिए कितना सही है? कॉन्ट्रासेप्टिव तो आजकल की नेसेसिटी में आ गया है कि डेफिनेटली अगर आपको बेबी प्लान करना है या आप एक बेबी है और आप सेकंड प्लान करना चाहते हैं, या आप न्यूली मैरिड हैं और अभी 2-3 साल के लिए बच्चा नहीं चाहते, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। जी।
तो एक मैरिड कपल के लिए तो ये एक नेसेसिटी है कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ही करना है। तो वो कौन सा करना है, किस स्टेज पे कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आगे प्लान क्या करना है, क्या नहीं लेना है, वो आप ले सकते हैं। मैम, प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड करना गलत माना जाता है, तो ऐसा क्यों? नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड करना गलत नहीं माना जाता। किसी लाइक बच्चे की जांच करना कि लड़का है या लड़की? नहीं, डेफिनेटली ये तो देखिए सोशल लेवल पे एक फीमेल फेटिसाइड का है कि लोग आजकल करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करके पता लगा लिया कि लड़का है या लड़की है और उसके बाद फिर उसको अबॉर्ट करा दिया, तो ये चीज़ गलत है क्योंकि ये हमारे लॉज के अगेंस्ट है और आगे हमारी रेशो को भी डेफिनेटली बिगाड़ रही है। जी मैम, रूरल एरियाज़ की हम बात कर रहे थे कि अगर वहाँ पे मतलब मैं ये चाह रही थी कि आप हमारे चैनल के थ्रू उनको बता दें कि डोनर एग्स एक्चुअली टर्म हमने किसको दिया है और क्या होता है। डोनर एग्स हम तब यूज़ करते हैं कि जब आपके अंदर अपने शरीर में अंडे नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं या फिर वो बेकार है, जिनसे आप आगे कंसीव नहीं कर सकते। तो ये इसी तरीके से है कि जैसे आपने किसी से बच्चा गोद लिया जी, लेकिन जब आप बच्चा गोद लेते हैं तो उसके माँ और बाप दोनों ही अलग होते हैं। हम इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। एक कॉलर है मध्य प्रदेश से। नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क पर। हेलो हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरी उम्र 40 वर्ष है। हेलो जी जी, हाँ, मेरी उम्र 40 वर्ष है। हाँ बोलिए। मैं जब बैठती हूँ या पेशाब जाती हूँ तो क्या होता है, मैं बच्चादानी बाहर आ जाती है जी पेशाब से जी। तो प्रॉब्लम होती है बैठने उठने में, ऐसा ये? हाँ हाँ बोलिए। आप सुझाव दीजिए। देखिए, जो इनकी जो प्रॉब्लम है कि बैठने उठने में उनकी बच्चेदानी बाहर आ जाती है, इसे हम प्रोलैप्स यूट्रस बोलते हैं। ओके। इसमें ये किस लेवल का है, किस ग्रेड का है, किस डिग्री का है, इसका असेसमेंट करके इसको हम ऑपरेशन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ठीक। लेकिन मेडिकली या दवाइयों से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर बहुत इनिशियल स्टेजेस का है तो वो एक्सरसाइजेस से भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो एक ग्रेड से ऊपर हो चुका है, सेकंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है, ये देखना पड़ेगा हमें। उसके लिए ऑपरेट करा के उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मैम, क्या बच्चादानी निकलवाना एक सही तरीका है बच्चा ना अडॉप्ट करना? जैसे एक स्टेज आ जाती है कि कोई लेडी नहीं चाहती है कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे करे, तो वो बच्चादानी निकाल देते हैं, तो क्या ये कितना हद तक सही है? नहीं, अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करिए जी। बच्चेदानी निकालना तो कोई उसके लिए औचित्य नहीं है उस चीज का। जी, वही मैं आपको बता रही थी कि रूरल एरियाज में ये अगर कोई बीमारी है आपको, जी, बच्चेदानी से रिलेटेड कोई बीमारी है आपको, तब तो आप बच्चेदानी निकलवा सकते हैं। जी। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसलिए बच्चेदानी निकलवा रहे हैं कि मुझे आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए तो कॉन्ट्रासेप्शन है, आप अपनी ट्यूबल लाइगेशन करा लीजिए या ट्यूबल सर्जरी करा लीजिए, जिसके बाद आपको बच्चे नहीं होंगे। मैम, ये ट्यूबल लाइगेशन क्या होता है जरा? ट्यूबल लाइगेशन होता है कि जिसमें हम आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। चाहे रिंग्स के जरिए ब्लॉक करें, चाहे उनको टाई अप करके ब्लॉक कर दें। जब ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है तो आपके जो अंडाणु हैं और शुक्राणु वो आपस में मिल नहीं पाते और वो फिर कंसीव भी नहीं होता है उससे। जी, ट्यूबल लाइगेशन। और इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है कि अगर माँ और बाप जो भी हैं वो नहीं चाहते हैं कि बेबी हो आगे, तो उसके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन है, जैसे पिल्स आप यूज़ कर सकते हैं या फिर मल्टी लोड या कॉपर टी जिसे बोलते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज गवर्नमेंट की तरफ से तो अब 10 ईयर्स की कॉपर टीज आ गई है कि आप एक बार लगवाएं तो 10 साल तक आप कंसीव नहीं करेंगे। इसके अलावा भी और कॉन्डोम, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जी, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके कॉन्ट्रासेप्शन कंसीव करने से बच सकते हैं। जी, अंत में आप कुछ सुझाव कुछ बताना चाहेंगी महिलाओं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमें हमारी बीमारियों के बारे में, महिलाओं को अपनी बीमारियों के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किस स्टेप पर जाकर अपने डॉक्टर से मिलना है, किस स्टेप पर इलाज लेना है, और वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले तो वो डेफिनेटली
हर बीमारी का इलाज संभव है। जी, धन्यवाद मैम। जैसे कि आप सभी ने आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छा बनाया और कामयाब बनाया, हम बस यही चाहते हैं कि आप अपनी बीमारियों को लेकर शर्माए नहीं, अपने जो भी आपके तकलीफ़ें हैं आप उनको घर में ही बैठ के ना सुलझाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास सही कंसल्ट करें ताकि उन बीमारियों का समाधान निकला जा सके। और इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करती हूँ और आपकी ओर से मैं डॉक्टर अंजलि अरोड़ा को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस इंटरेक्शन को बहुत ही अच्छा बनाया, और आशा करती हूँ कि इनके जितने भी सुझाव हैं आपके लिए काम आएंगे। धन्यवाद।